सवाल करो। क्या आवाज़ आ रही है? फैन की, एसी के। मैं ये कहना चाह रहा आपको कि आदमी को तो गलत निश्चित तौर पर होना, और जिन व्यक्ति को उसे गलत लग रहा और उन्हीं के प्रेम में भी शायद वो गलत हो जा, और उसे उस चीज का, उसे पता मैं सही हूँ, तो क्या उस चीज की उसे सफाई देनी चाहिए कि नहीं? बड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है। असली सिचुएशन पे आ तो सिचुएशन आप इसी तरीके से समझो कि जैसे आप और मैं हूँ, या कोई पति पत्नी है, और एक पत्नी को पति के आने पर डोर खोलने में लेट भी इसी कारण होती हो कि वो उसकी कोई पसंद की चीज बना रही हो, और लेकिन वो उस समय तय कर चुका है कि मैंने हमेशा बोल रखा कि तुम्हें टाइम से आना, आज भी डोर ओपन करने में तुमने इतनी लेट कर दिया, और वो सब कुछ नहीं सुन रहा, और जबकि वो लेट भी उसी के कारण है, तो क्या उसे सफाई नहीं देनी चाहती? ये तो देखो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सफाई दे लो चाहे ना दे लो, जहाँ पर प्रेम है, अंडरस्टैंडिंग है ना, तो वो एक तरीके से दिल से लगा के सफाई नहीं दी जाती। सफाई देने का तो आदमी को वहाँ मन करें जहाँ पर कि उसे पता है कि तुमने गड़बड़ कर रखी है, वहाँ तो वो सफाई दे। लेकिन बाकी जगह तो वो केवल सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। तो जस्टिफिकेशन करने में और सिचुएशन एक्सप्लेन करने में डिफरेंस है। ये जो बात आपने कही, सिचुएशन को एक्सप्लेन करना और सफाई देना, आपको सामने वाले व्यक्ति में मतलब वो विवेक अगर है, तो मुझे लगता है नहीं वो स्थिति बनेगी भी। वो विवेक ही कैसे जागृत करे कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, रोज रोज की ये बात ठीक नहीं, रोज रोज मुझे सफाई देनी पड़े, क्योंकि वो सिचुएशन डेली एक्सप्लेन भी आदमी को ये लगेगा कि मैं अपनी सफाई तो पेश कर रही या कर रहा। थॉट्स कहाँ से क्रिएट होते हैं ये कि यार मैं रोज बताता हूँ कि ये मतलब इस तरीके से था नहीं, तुमने गलत सोच लिया, ये क्यों आते हैं पैदा जहाँ प्रेम है? डेफिनेटली अगर कोई बार बार सिचुएशन अगर हो रही है, दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार को ना लुक इनटू होना चाहिए उस प्रोसेस में। एक बार देख तो ले उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ हो, मेरे पैटर्न बने हो, मेरी आदत पड़ी हुई हो। कई बार आदमी होता है ना अपनी आदत का गुलाम होता है वो देख नहीं पाता, उसके माइंड में तो लग रहा है कि यार ये सिचुएशन ठीक जा रही है, लेकिन एक्चुअल में जो घटित हो रहा है ना प्रैक्टिकली, उसमें थोड़ा सा उसको एक बार को लुक इनटू कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति में अगर वो विवेक ना हो, वो साहस ना हो, वो उसके अंदर वो कैसे डेवलप करे कि तुम ये बात मेरे साथ टेबल पर बैठ कर बात कर सको? देखो ऐसे केसेस में ना ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी होती है जिसको ज़्यादा चीज़ समझ में आती है। और ज़्यादा समझने का मतलब ज़्यादा दिमाग होने से नहीं है। ज़्यादा समझने का मतलब ज़्यादा अपनी आत्मा का बड़ा रूप होना है। ज्ञान मतलब भार नहीं है, प्रेम ही ज्ञान है। अगर आपको प्रेम समझ में आता है कि आप सचमुच में उसकी हेल्प करना चाहते हो, तो फिर आपको ही ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा दूसरे को कि यू कैन टॉक टू मी और यू कैन टॉक विद मी। अब दूसरे को कई बार जो है ना, जैसे मान लिया मैं ही किसी को कुछ कह दूं और वो मेरे से, आदमी क्या क्या होता है कि ज़्यादातर ना ऊपरी रिलेशन बनाता है ना, माइंड टू माइंड। माइंड टू माइंड में क्या होता है कि माइंड हमेशा ट्रिक प्ले करता है। मेरा माइंड तेरे साथ प्ले करेगा, तेरा माइंड मेरे साथ ट्रिक प्ले करेगा। जब आप माइंड को पेनिट्रेट करके एक आत्मा से आत्मा का रिलेशन बनाते हो ना, और वो जरूरी नहीं कि दोनों को एक साथ ही समझ में आए, अलग अलग टाइम पे समझ में आता है, लेकिन जिसको आ गया, जिसे पता है कि यार मेरा इसके साथ में आत्मा का संबंध है, वो एक के साथ हो, वो 100 के साथ भी हो सकता है, वो पूरी पब्लिक के साथ भी हो सकता है। जैसे भगत सिंह का था, पूरी पब्लिक के साथ ही था। कोई भी जो राजनेता होता है ना, बहुत बड़ा होता है, वो इसलिए नहीं साहसी होता कि वो साहसी था, वो प्रेम के कारण ही साहसी होता है। तो ये साहस तो उसी आदमी को देना पड़ेगा दूसरे को कि यू कैन
से योर थिंग्स टू मी, आप मुझसे बात कर सकती हो या कर सकते हो, ये तो तुम्हें कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो तो आपसे डर रहा है, कहीं ना कहीं हिचक रहा है, दब रहा है, कहीं ना कहीं उस पे वो प्रभाव है उसके माइंड पे। आपको अपने माइंड का साथ तो छोड़ना ही पड़ेगा। आसान नहीं होता, लेकिन ये उसी को करना पड़ेगा, इसकी समझ में आ गया। अच्छा। आपसी संबंधों की बात तो ये है, कई जगह ऐसा होता है कि मान लिया जैसे तुम कहीं ऐसी जगह जाओ, चाहे कोर्ट में जाओ, वहां से आपसी संबंध तो है नहीं, है नहीं, वहाँ तो आप को बड़ी शांत होकर अपनी चीज़ें समझनी पड़ेगी, जो जैसी प्रोसीडिंग्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। आप किसी अधिकारी के सामने बैठ रहे हो जहाँ पर आपको अपनी बात कहने की लगता है कि ये उस तरह से नहीं समझेगा, क्योंकि वहाँ पे एक बैकग्राउंड ऑफ रिलेटेडनेस नहीं है। आप एक पहले से वो आपको नहीं जानता, वो तो उसे तो नहीं पता कि आप कौन हो, चोर हो, बदमाश हो या शरीफ हो, बढ़िया हो, कोई भी हो। वहाँ पे सिचुएशन अलग हो जाती है, वहाँ पे भी आपको शांत होकर समझ जाते हैं लोग। घर में, परिवार में कई बार हम अपनी आदत से ऑपरेट होते हैं, वहाँ पे जो है ना, आपको हर बार एक नई तरीके से देखना पड़ता है दूसरे को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आपने कहा कि वो खुद की जिम्मेदारी है दूसरे से बात करने की, आप बहुत विवेक में हो और आप चीज़ों को देख रहे हो कि ये उतनी उस तरीके की समझ नहीं है सामने वाले को। छोटी छोटी चीज़ों पे जब बिलख जाता है व्यक्ति, छोटी छोटी चीज़ों पे दुखी हो जाता है, और आप बैठ के तटस्थ होकर चीज़ों को देखते हो कि भाई ये तो बेवजह की चीज़ों पे परेशान है, या इस सिचुएशन में ये परेशान होने की चीज़ नहीं थी और ये परेशान होकर बैठ गया। तो वहाँ पे खुद के अंदर वो विवेक जो है, जो उसको देख रहा है तटस्थ होके, तो जैसे पति पत्नी का, भाई बहन का या भाई भाई का रिलेशन है, और सामने वाले को हम इस तरह अबोध देखते हैं, तो बाय नॉलेज या उसके ऊपर लगता है कि जैसे यार ये दया टाइप की, ये क्यों नहीं समझ पा रहा है इन चीज़ों को, जीवन के मूल्य ये नहीं है, इस तरह बिलखना नहीं है। तो वहाँ पे हम जब उससे बात करते हैं, उसे समझाते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ से कैसे बचे कि ये विवेक में बहुत छोटा है। देखो, इसके दो कारण तो मैं स्पष्ट कर सकता हूँ अभी, और भी हो सकते हैं, मैं वहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन दो बताता हूँ। एक तो इसका आदर्श आंसर है। आदर्श आंसर क्या है कि अगर वो चाहे आपका भाई है, चाहे पत्नी है, चाहे घर का कोई सदस्य है, अगर आपको लग रहा है कि वो एक इमेच्योर हरकत कर रहा है, वो चाहे आपसे उम्र में बड़ा भी है ना, और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बिलख रहा है, परेशान हो रहा है, कर भी रहा है, और आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर एक तो ये है कि भाई उसको कुछ ना कुछ, या तो फियर है मन में, आशंकाएं हैं, उसको कोई चीज़ उसके अंदर है जो कि वो आपको बता नहीं पा रहा है। वो बहुत दिनों से आपके साथ रहता है, उसके बाद जो दिन नहीं बता पाता, कई बार नहीं बता पाते आदमी, क्योंकि रिलेशन इस तरह डेवलप हुए हैं। तो वो तो आपको एक बिल्कुल नवीन तरीके से देखना पड़ेगा कि आप उसको एक तो स्पेस दो कि भाई तू पूरी बात कह। असल में लोगों को, जैसे कोई विवेकशील आदमी है ना, जो शांत हो गया है मन से, वो समझ भी लेता है कि इसके मन में क्या है, 100% समझ लेता है, घर में, परिवार में, रिलेशन में समझ जाता है। तो विवेकशील आदमी का भी विवेक कितना ऊंचा पहुंचा है अभी, उस पर भी तो डिपेंड करता है। अब आप धर्मात्मा तो बने नहीं हो, सब कुछ छोड़ के बैठे तो हो ही नहीं है कि भाई मैं पूरी की पूरी जिम्मेदारी ही ले लूँ उसकी इमोशंस की, है ना। जैसे प्रेमानंद महाराज जी है या ओशो थे, उनका काम ही ये था। लेकिन आप सांसारिक ग्रस्त आदमी हो तो आप उस लेवल पे उसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कहीं जाना भी है, काम भी करना है, बाकी और चीज़ें भी है, बाकी और मुसीबतें भी सहन करनी है, उनको भी फेस करना है, उनका सोल्यूशन भी निकालने हैं। तो आप इतनी एनर्जी और इतना टाइम उस चीज़ में एफर्ट में डाल नहीं सकते, फिर वो आपकी कहीं ना कहीं लिमिट है ना। तो ये तो हो गया उन संतों के लिए। संतों पूरा का पूरा ही छीन लेते हैं आदमी को, वो तो पूरा का पूरा ही सोल्यूशन दे देते हैं। लेकिन क्योंकि आप संत नहीं, तो ये दूसरा सोल्यूशन है, आप आदमी हो।
ग्रस्त में हो, संसार में हो, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी दूसरे की है, और लेकिन बस आप विवेकशीलता में उससे आगे बढ़ गए। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल आम लोगों के लिए, जो कि 90-95% लोग इसी फील्ड में आते हैं, उसमें किसी का विवेक ज़्यादा होता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक बार को आपको प्रैक्टिकल होके उसको डांट के भी समझाना पड़े तो समझाओ, डांटना ही पड़े कि भाई कोई जिम्मेदारी ले अपनी। तो भी आप ये इमोशनल होके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें आप बिलख रहे हो, ये बिलखने की बात नहीं है। थोड़ा सा विवेक अपना बढ़ा और अपने पे ध्यान दे कि तू क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। अगर तू उस पर ध्यान देगा ना तो तेरे जीवन भी इजी होगा और उसके बाद मेरा भी होगा। और ये मैं तेरे को प्रेम के वशीभूत होकर कह रहा हूँ, क्योंकि तुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। मैं अपना काम तो करूँगा तेरे साथ में, मैं खड़ा हूँ, 100% खड़ा हूँ। अगर तूने कहेगा ना कि भाई मैं यूँ कर दे मेरे लिए, मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन तू अपने आप को जिम्मेदार नहीं बना रहा है, तू इमोशनली बिखर रहा है और बार बार वही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जबकि तू इसका इलाज खुद भी कर सकता है। तो उसको एक बार साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में कह दो, ताकि कुछ हद तक तो देखो, एक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, एक बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है। जैसे बुद्ध ने कहा था कि मध्य में रहो। मध्य में रहने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ी सी इसकी भी सहन कर लो, थोड़ी सी उसकी भी सहन कर लो, वो नहीं था। मध्य में रहने का मतलब ये है कि आप तो अपनी जगह से हिलो मत, और जो कुछ भी समाधान आपको दिखाई दे वो करो। उसमें आपको उसको समझाने के लिए कुछ कड़ा संदेश भी देना पड़े तो आप प्रेम की वशीभूति तो कर रहे हो। सवाल मेरा ये है कि अपने अंदर उसके प्रति जो हमें सामने वाला व्यक्ति, जब हम इस तरह बिलखते हुए देखते हैं, अपने अंदर उसे छोटा ना दिखे कि यार ये कैसे भी लग रहा है इन छोटी चीजों पे, और एक दया की चीजें न होकर रिलेशनशिप वो ही रहे और वो छोटा भी ना दिखे। वो वहाँ जो छोटा ना दिखे, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब कि आप उसको समाधान तो देना चाहते हैं, लेकिन उसको छोटा बनाए बिना। हाँ, अपने अंदर भी, स्वयं के अंदर। हाँ, तो वो मतलब है कि आप उसका सम्मान अपने अंदर भी बरकरार रखना चाहते हो। हाँ, वो रिलेशनशिप भी हुई रहे, वो रिलेशनशिप भी रहे और उसको समाधान भी मिल जाए। हाँ। तो ये तो डेफिनेटली आपको करना ही करना चाहिए। आपको आप छोटा कैसे बना सकते हो उसको, क्योंकि सिचुएशंस तो, फेलियर तो, परेशानियां तो, बिखरे तो आप भी हर कई जगह हो, आप छोटे थोड़े हो जाते हैं। तो ये तो आपको ये मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये सिचुएशन है जिसको ये हैंडल नहीं कर पा रहा, इससे छोटा थोड़े हो गया वो। उसको वो चीज़ उस तरह अकड़ नहीं हो रही, उस तरह समझ में नहीं आ रही है, केवल आपको दिख रही है, तो आप उसको सामने वो पेश करो। उसको पहले ही शब्दों में बोल दो, चाहे तो छोटा नहीं है, मेरे नज़र तो बहुत बड़ा है, इतनी चीज़ सहन करने के बाद भी तू ये खड़ा है और तू मुझसे ये कह नहीं पा रहा है। मुझे पता है कि तेरे को इसमें भाई छोटा होने की वजह से मुझे नहीं कह पा रहा होगा, लेकिन तू मेरी नज़रों में कभी छोटा नहीं है, बड़ा ही है। आप एक चीज देखो, आप उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करो। अदर में पता क्या है, ये स्वयं की लड़ाई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे से नहीं, स्वयं की लड़ाई। जैसे आप पब्लिक को देखते हो, और जब आप एक अंधी पब्लिक को देखते हो, आपके अंदर उसके प्रति क्या आता है, विचार क्या पैदा होता है? अंधी पब्लिक के अंदर जो ये बाहर चल रहे हैं, घूम रहे हैं सड़क पे, ये खोए हुए हैं, बेहोश हैं। वो जब खोए हुए और बेहोश आपको दिखते हैं, तब अंदर उनके प्रति क्या और पैदा होता है? अच्छा, उनके प्रति बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बस दिमाग, देखो दिमाग में और इंसान में फ़र्क होता है। दिमाग वो चीज़ होती है जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तुमने एक्यूमुलेट किया है। जो भी आप जिस परिवेश में बड़े हुए हो, जिस चीज़ें को पढ़ी है, जिन लोगों का, घटनाओं का आप पे इम्पैक्ट पड़ा है, उससे एक मेमोरी बन गई है। मेमोरी को के जो कलेक्शन है उसको माइंड कहते हैं, और उसमें आप इतने खो गए हो कि आप ये भूल गए कि आप कौन हो। जब आप केवल भूले हो, आप खोए नहीं हो, आप ख़त्म नहीं हो, तो जब भी आपके माइंड से वो परत उतर जाएगी तो आपको होश आ जाएगा। छोटा तो कोई है ही नहीं, बेकार तो कोई है ही नहीं, गलत तो कोई है ही नहीं, उनका गलत उनका माइंड है। बहुत से एग्जाम्पल है, तो तुम देख लो कि जो लड़ाई झगड़े जो कुछ भी है ना, लालच मोह, सब कुछ माइंड की देन है, आत्मा की कुछ देन नहीं है। जिस दिन आदमी ये देख लेगा कि मैं और मेरा माइंड में एक डिस्टिंक्शन है, पृथक है मेरे से, मैं अलग हूँ, मेरा माइंड अलग है, तो अपने माइंड पे
अगर उसका फिर उसको अपने आप स्वतः ही मतलब कंट्रोल हो जाएगा। जैसे आप जब पब्लिक को देखते हो या लोगों को देखते हो और आपके अंदर वे बेहोश आपको दिखते हैं छोटे छोटे पे बिलकते हुए, तो जब आप उनको समझाते हो तो आपके अंदर उनके प्रति कैसे भाव आते हैं कि यार ये बेहोश हैं, और आप उन्हें किस लेवल पे रखते हो, क्या विचार पैदा कर आते हैं आपके अंदर? कई बार तो मैं बिखर जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को दो चीज़ें साफ दिखती हैं। कि एक तो ये आदमी ना केवल मुझे दो चीज़ें दिखती है उसमें। एक तो ये आदमी अलग है और उसका माइंड अलग है। मैं आदमी से कभी भी घृणा नहीं कर सकता, गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका माइंड उसको ऐसी बातें बोलने में या ऐसे काम करने पे मजबूर कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। इसके केवल माइंड का इलाज होना है, इसका इलाज नहीं होना। तो मैं जब उससे बात करता हूँ तो मेरी नज़रों में वो हमेशा बड़ा रहता है, और मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि ईश्वर इसे इससे मिला दे ताकि ये मेरी बात को वो समझ सके जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कम्युनिकेशन, अगर ये ईगो में बोल रहा है या बड़ा होके बोल रहा है, भाई ईगो और बड़ा होके बोलने की आवश्यकता नहीं है। बात को समझ, इंटेंशन को समझ। मैं तेरे को कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। मैं तेरे दिमाग से नहीं डरूंगा, ना मैं तेरे दिमाग के वश में आऊँगा। मैं तेरी आत्मा के तेरे बस में तो आ जाऊँगा। दिमाग का इलाज तो दिमाग से हो जाएगा तेरा, ठीक है नहीं? और होता भी है। कोर्ट में क्या होता है, पुलिस क्या करती है, बाई फोर्स, हिंसा से, लड़ाई से क्या होता है, दिमाग ही तो ठीक किया जाता है। दिमाग तो ठीक करते हैं। ये सारे साधन जो है ना दिमाग को ही ठीक करने के लिए तो हैं। लेकिन अगर आदमी अपने दिमाग को और अपनी ईगो को बगल रख के बात करे तो तेरे में मेरे में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर तुझे ये पता लग जाए जेन्युइनली मैं तेरे साथ में हूँ, तो फिर तू मेरे से वहीं से बात करेगा। लोगों को ये नहीं समझ पाते ना, क्योंकि वो अपने बेहोश है कि उन्हें लगता है कि यार मेरा ये अहित ना कर दे, मेरा ये नुकसान ना कर दे। और या फिर कोई आदमी चाहता है कि मैं चालाकी कर लूँ उसके साथ में, बदमाशी कर लूँ उसके साथ में। अलग अलग माइंडसेट से लोग आते हैं ना, बात करते हैं। तो जब भी वो दिमाग का यूज करेंगे तो ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो ये बम पड़ाए जा रहे हैं, जो युद्ध हो रहे हैं, या जो गोली मारी जा रही है, या अपराधी जेल में जा रहे हैं, ये सब के सब माइंड का इलाज करने के लिए हैं। लेकिन जब मुझे आदमी में बैठने की गुंजाइश दिखती है ना, तो मैं उसको कभी छोटा बैठ के बात ही नहीं करता। मैं तो उसको बड़ा मान के बात करूँगा। लेकिन बड़ा मेरी नज़रों में तभी है जब तू अपने दिमाग को बगल रख देगा। जैसे आपने अभी एक बात बताई, जैसे आप, ये तो रीड हो सकता है कि कोई आदमी आपको दिमाग से बात कर रहा है। 99% दिमाग से करते हैं, पहली बार में दिमाग से करेंगे। जैसे रिलेशनशिप में भी जो आजकल खराब हो रहे हैं वो दिमाग का यूज करके बात हो रही है। एग्जैक्टली। तो जब सामने वाले को हमें लगता है कि ये दिमाग से बात कर रहा है, क्योंकि झूठ दिमाग से बोला जाता है और हेरा फेरी भी दिमाग से दी जाती है, तो वहाँ पे व्यक्ति को अगर गुस्सा आने लगे तो वो उसे क्या बात करनी चाहिए अपने आप से? मतलब दूसरे वाले को गुस्सा आने लगे या फिर सुनने वाले को? सुनने वाले को, जब कोई दिमाग से खेल रहा हो, गुस्सा आने लगे तो उसमें गुस्सा आने के भी दो कारण हो सकते हैं। एक तो गुस्सा आने का कारण ये है कि आप ही फ्रस्ट्रेट हो गए उसकी बातों से, यानी कि दिमाग से दिमाग टकरा गया और आप गुस्सा हो गए। दूसरा ये है कि आपने देख लिया कि आपका, अगर आप इसमें गुस्सा कर दो इसको, तो अगले को दिमाग थोड़ा सेंटर में आ जाएगा और वो फिर बात सुनने की स्थिति में पहुंच जाएगा। कोई भी ज्ञान देने के लिए या कोई भी बात बताने के लिए पहले आदमी का माइंडसेट उस तरह का होना चाहिए। या तो उसको आपको समझ में आ जाए कि भाई प्रेम से बात कर रहा है तेरे से, या फिर उसको ये दिख जाए कि हाँ ये आप तेरे अहित नहीं कर रहा है। लेकिन जब तक उसका माइंड इस तरह का नहीं होगा, वो कई बार डांट के भी कराना पड़ता है। मैं डांट दूँ किसी को तो उसका दिमाग सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद में फिर उसको वहीं से बात करो तो शांत हो गया ना। जो तेरी घमंड थी, या जो तू गुस्सा कर रहा था, या जो तू दिखा रहा था, उसका कोई असर नहीं है मेरे पे। लेकिन मैं तेरे से प्रेम करता हूँ तो अब वही बात दोबारा सुन। मैं तेरा अहित नहीं करूँगा, मैं तेरे को साथ गलत नहीं करूँगा, लेकिन तेरे दिमाग में वो डर बैठे हुए थे, उसके वशीभूत होकर तू ही हमलावर हो रहा मेरे पे, तू ही मेरे को परेशान कर रहा है ना। तो या तो मैं परेशान हो गया तो फिर लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने ये देख ली कि मुझे इसका हित तो करना ही नहीं है ना, लेकिन इसके माइंड में डर बैठे हुए हैं, तो उसको डर निकालने के लिए आपको जो भी करना पड़े
डांटना पड़े, चाहे प्यार से बोलना पड़े, चाहे हाथ जोड़ना पड़े, अगर आप सचमुच में ही उसके कल्याण में इंटरेस्टेड हो तो आपको जो भी करना पड़े करो। विवेक क्या इमोशनलेस होता है? असल में इमोशन तो एक तरीके का, मैं ये कहूँगा कि कुछ इमोशन ना आदमी के नेचुरल है। जैसे गुस्सा नेचुरल नहीं है, गुस्सा नेचुरल नहीं है। करुणा नेचुरल है, प्रेम नेचुरल है। गुस्सा आपका दिमाग खराब होने के बाद ही आपको गुस्सा आएगा। आत्मा कभी गुस्सा नहीं करती, आत्मा हमेशा प्रेम करेगी। जैसे ईश्वर कभी गुस्सा नहीं जो करता। दुख होता है वो इमोशन के टूटने से होता है, जब विवेक में होता है तो उस समय दुख नहीं होता। हाँ, तो मैंने बोला ना कि कुछ इमोशन नेचुरल होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम इमोशन जो होते हैं ना वो माइंड के होते हैं, जैसे गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेट होना, डिप्रेशन में जाना, ये सब माइंड के इमोशंस हैं। प्रेम में गुस्सा है कि ये मेरे बिलीव को तोड़ रहा है। प्रेम में गुस्सा आ ही नहीं सकता। प्रेम फिर वो प्रेम नहीं है ना, वो प्रेम का दिखावा है। नहीं, अगर कोई किसी के बिलीव को तोड़ रहा हो या उससे दिमाग से खेल रहा हो। नहीं 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 धीरज, जो जो जिस आदमी को ज्ञान प्राप्त हो गया ना, उसका कोई बिलीव ही नहीं होता। आपने कहा ना कि उसके बिलीव को तोड़ रहा है, बिलीफ को तोड़ रहा है। बिलीफ होते ही नहीं है। प्रेम करने वाला तो खुला होता है, ज्ञानी तो खुला होता है, उसके कोई बिलीफ नहीं होते हैं। बिलीफ तो केवल दिमाग के होते हैं। सेपरेशन है। अगर ये डिस्टिंक्शन आपने क्रिएट कर ली ना अपने दिमाग में कि मेरा माइंड और मैं अलग हूँ, बिलीफ केवल माइंड के होंगे, आत्मा के कोई बिलीफ नहीं है। आत्मा में तो केवल प्रेम है, करुणा है। जैसे बुद्ध थे, ज्ञान प्राप्त करते सबसे पहला काम क्या किया? करुणा तो आई कि जो मुझे मिला है वो मैं सारे संसार को दे दूं। करुणा और दया में क्या अंतर है? करुणा में और दया में मेरे ख्याल से करुणा तो आपका स्वभाव है और दया उसका एक्ट है। मतलब जो एक्शन आप लेते हो उसे आप दया कहोगे, लेकिन करुणा आपका गुण है। एक्शन को आप दया कह सकते हो और गुण को आप। जब जैसे वहीं पे क्वेश्चन ही आया, किसी से बात कर रहे हैं, अगर दिख रहा है दिमाग से खेल रहा हो या बेहोश हो, वहाँ पे जब हम बात करते हैं विवेक में आके तो वहाँ करुणा आती है, प्यार आता है। तो वो करुणा और वो प्यार जो है, जब हम विवेक से चीज़ों को देख रहे होते हैं तब हमें लगता है ये हम इसे करुणा करें तो ये ठीक हो जाएगा। मतलब वो करुणा से ही बात उससे होती है कि ये सिचुएशन जो तुम्हारे सामने है ये परेशान होने की चीज़ नहीं है, उसको हम मेंटली हो या और किसी कंडीशन से आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं। क्या करुणा से भी व्यक्ति सामने वाला हमें कुछ छोटा दिखाई देता है? कि नहीं नहीं। पहली बात तो देखो, हो सकता तुमने वो तो ठीक करने की कोशिश भी की है, लेकिन करुणा कभी की नहीं जाती। करुणा होती है, हाँ, करुणा दया की जाती है ना। करुणा होती है, करुणा आपका एक नेचुरल गुण है। और करुणा के वशीभूत आप कभी किसी को छोटा मानते ही नहीं हो। करुणा के वशीभूत तो आप प्रकृति हो जाते हो, आप ईश्वर का गुण हो जाते हो। और ईश्वर का गुण होने के बाद में और प्रकृति होने के बाद में उसकी नज़रों में वो सहज एक्शन निकलते हैं। उसको कभी छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट तो माइंड का है, छोटा बड़ा तो है ही नहीं कुछ। मैं आपको देखो उस तरीके से वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। हम जब हम ईश्वर का रूप हो जाते हैं, करुणा हो जाते हैं, वहाँ हम उस भाव में बहने लग जाते हैं जिससे सामने वाला उस भाव को समझ के उन चीजों से बाहर आ सके। तो जब आप बहने वाली स्थिति में हो जाते हो और सामने वाला आपका सुनने वाली स्थिति में आ जाता है, तो वहाँ पे आपकी मनोवृत्ति क्या होती है? स्वयं की मनोवृत्ति बहुत सहज, बहुत नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक ईश्वरीय गुण हो जाते हो। आप ईश्वर हो जाते हो। उस टाइम पे आपको शब्दों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, शब्द खुद ही बहते हैं। उसके प्रति दृष्टिकोण क्या होता है आपका? दृष्टिकोण को आपकी चिंता करने की क्या जरूरत है? वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? नहीं, चिंता नहीं। मेरे अंदर मतलब दृष्टिकोण ये है कि मैं अपने अंदर उस व्यक्ति को लेके क्या भाव मेरे अंदर पैदा हो रहे हैं कि ये मेरी मतलब जब भी बात होती है हम सामने वाले को हम या तो हम 24 घंटे विवेक में रहे,
कुछ घंटे हम विवेक में नहीं भी होते, तो सामने वाला व्यक्ति को जब हम इस भाव में बैठ के बातें करते हैं उससे, तो विवेक में नहीं होते, तो वहां पे बहुत बार ये चीजें आती है कि यार इसको कितना समझाना पड़ता है, यार ये कितना मतलब छोटी छोटी चीजों पे सहज हो जाता है। वहां पे इस चीज को मतलब कैसे बचे कि नहीं, ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो प्रकृति हूँ और मेरा तो काम प्रकृति का है, मेरा कोई काम ही नहीं है, और मैं वही रिलेशनशिप से चलता रहा हूँ, वो विवेक कैसे पैदा करे। हाँ, देखो तुम ना दो अलग अलग आदमी के बारे में बात कर रहे हो जो एक के अंदर ही समाहित है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। एक तो वो है कि जो विवेकशील है उस टाइम पे, जिसका करुणा नेचुरल एक भाव है, और जब उसके मन में करुणा होती है ना, तो उसको अपनी पोजीशनिंग करने की जरूरत नहीं होती कि मैं क्या कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या बनूँ, क्या करूँ, वो नेचुरल हो जाता है। तो वो तो उस टाइम पे तो तुम आउटस्टैंडिंग हो। जब तुम खुद गिरते हो अपने पद से, अपने स्थान से, जब तुम नीचे आ जाते हो, जब तुम भी एक माइंड के वशीभूत हो जाते हो, तो तुम ना रहे उस टाइम पे, तुम वो करुणा ना रहे, अब तुम दया दिखाने की कोशिश करते हो। ये माइंड का गेम है दया दिखाना। तो वहाँ से उतर के फिर तुम जस्टिफाई करते हो, तुम्हारे अंदर जो है ना सवाल जवाब उठते हैं कि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया है, या फिर अगले को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये सब माइंड के गेम है। लेकिन यही तो तुम्हें, उससे पहले तुम्हें इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि जो तुमने कहा ना अभी कि मैं कुछ घंटे तो ही विवेक में रहता हूँ, कुछ घंटे नहीं रहता, तो तुम्हें 24 घंटे विवेक में रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो जैसे अपने आप से, वो सामने वाले से नहीं बात हो रही है, वो स्वयं से ही बात हो रही है। कि स्वयं से ये बात होती है कि अपने आप से सवाल उठते हैं, अपने आप से आंसर आते हैं कि ये जो मेरे भाव पैदा हो रहे हैं सामने वाले के लिए कि यार ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है, रोज मुझे समझाना पड़ता है इसको, इनको कैसे शांत करें, इनसे बचे कैसे। वो सबसे पहले आपको खुद पे ही काम करना पड़ेगा। रीज़न देखो, आप जब आपने कहा, खुद ही कहा ना अभी कि जब मैं विवेकशील होता हूँ, जब मैं वो नहीं हूँ, धीरज नहीं हूँ। नाम का मतलब नाम, पद, एज, कोई भी काम करते हुए ये ईगो के ही रूप है। मैं, अहंकार के मैं हूँ, और मैं हूँ उसका एक रूप होता है। आपने अपने आप को कुछ भी मान लिया, या तो ये मान लिया कि यार मैं ज़्यादा समझदार हूँ, माइंड ऐसे ही गेम खेलता है आपको, तो आपको फिर लगेगा कि मैं समझदार हूँ तो समझदारी का काम मुझे ही करने पड़ेंगे। तो ये सब ना, सब ये सूक्ष्म ईगो के ही कार्य हैं। लेकिन जब तो आपने देखा ना कि जब सचमुच में ही आप टोटली होश में हो, ज्ञान में ही हो, ईश्वर में ही हो, उस टाइम पे आपकी ईगो आपके साथ नहीं रहती है। आप दूसरे का ही रूप धारण कर लेते हो, उसी के अंदर समा जाते हो, उसकी हर एक भाव का आपको ज्ञान होता है, सब चीज़ों का ज्ञान होता है। तो पता क्या है, इसका मतलब उसमें कमी नहीं है, हम गिरे हैं अपने पद से। तो जब हमें पता है कि हम ऐसे हो सकते हैं, तो फिर हम वैसे क्यों हैं। तो दो रूप में से एक चुनना पड़ेगा कि मैं कैसा होना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल है, गृहस्थ जीवन में इतनी परेशानी आती है, बहुत लेन देन भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं, सब चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी होश में रहना, यही तो लड़ाई है, और क्या है। जैसे मैं आपसे एक सवाल करूँ इसके ऊपर कि एक गृहस्थ का जो जीवन है परिवार के साथ में और परिवार से बाहर, तो वो देखता है कि समाज का अधिकांश हिस्सा उसे उसके विवेक के कारण ही परेशान करता हो। छोटी छोटी चीज़ों में बुला लेता हो, भाई नहीं यार तू बता दे यार, परेशान हो रहा मैं तो। ठीक है, वो कोशिश करता है अपनी सारी चीज़ों में, और अगर वो समय नहीं निकाल पाता तो फिर दोषारोपण होते हैं। दूसरी चीज़ कि एक आदमी विवेक से अगर काम करता है तो समाज के सारे काम उस पर थोप दिए जाते हैं कि यार तू अच्छे से कर ले, तू कर दे। वो अगर मना करता है तो वहाँ वो बेहोशी वाली जो बात होती है, रूस गया आदमी, बात नहीं कर रहा, मेरी तो बात ही नहीं माननी। बात मानता है तो एक बर्डन की तरह जीवन हो जाता है कि बढ़ती जा रही है, चीज़ें बढ़ती जा रही है, ना तो स्वयं के साथ न्याय हो पा रहा है, ना पर्सनल फैमिली के साथ न्याय हो पा रहा है। तो वहाँ पे क्या गुंजाइश है चीज़ों को करने की। ये तो फिर वही बात होगी ना धीरज, कि तुम जो है ना दो आदमी की बात कर रहे हो।
अगर तुम इसे एक ही मानते हो, जो तुमने भी सवाल पूछा, अगर तुम इसे एक ही मानते हो तो ये एक कंफ्यूज्ड है, ये वही है जो ईगो से ऑपरेट हो रहा है, ये वही है जिसका दिमाग काम कर रहा है। यही आदमी इन चीज़ों के लिए परेशान होगा, क्योंकि लेकिन तुमने वो दूसरा हिस्सा भी देखा है अपना, तो तुम्हें ये भी पता है कि मैं दूसरा हिस्सा भी हो सकता हूँ। तुम वहाँ पर तुम 24 घंटे नहीं टिक पाते हो, ये तुम्हारी परेशानी का कारण है। तुम्हारी परेशानी का कारण ये नहीं है कि दूसरे के लिए मैं हेल्प कर पाया नहीं कर पाया। जो वहाँ पहुँच गया, टिक गया, तो फिर उसे कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हारे साथ में लड़ाई अंतरात्मा की है, अपनी स्वयं की, क्योंकि तुम ना रूप बदलते हो, इस संसार में रहते हो, इस संसार को तुम उस तरीके का करना भी चाहते हो जो कि तुमने देखा हुआ है अपने अंदर, लेकिन वो तुम अपने लिए ही नहीं स्टैब्लिश कर पा रहे हो। तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें परेशान करता है फिर बाद में। उसमें क्या होता है कि जो आदमी परेशान होता है, विवेक से बाहर आता है, तो उसमें क्या चीजें देखता है कि ये चीजें अगर ऐसे ना हो तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती, मैं खुद तो चीजें क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, और ये जो समाज के रूप में चीजें आ रही है ये मेरे अंदर दोष पैदा कर देती है कि इनके अंदर स्वयं ये विवेक क्यों नहीं है कि जो चीज तुम खुद के लिए चाहते हो वो चीजें दूसरे के लिए भी करो। किसी दूसरे से आशा करना, मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा स्वयं का दिमाग काम कर रहा है, और दिमाग जो है ना हमेशा तेरा, मेरा, उसका उसका अलग अलग ही होगा, अलग अलग ही काम करेगा। अगर आप दिमाग के से ये सवाल पूछ रहे हो और दिमाग में सॉल्यूशन चाहते हो, तो दिमाग में सॉल्यूशन तो केवल एक ही है, डिक्टेटरशिप, कि आपके हिसाब से तभी दुनिया चलेगी जब आप डिक्टेटर बन जाओगे, जब आप सबको एक दूसरा हाँक दोगे, क्योंकि दिमाग सबके अलग अलग है। आत्मा सबकी एक ही है। वो कहते हैं ना कि पूर्ण में से पूर्ण गया, पूर्ण बचा। आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा तो तेरी भी वही देखेगी, मेरी भी वही देखेगी। देखिए, इसीलिए साधु संतों का और पॉलिटिशियंस का तरीका अलग होता है लोगों को ठीक करने का। लोगों को ठीक करने के लिए पॉलिटिशियंस को, राज्य को, नेशंस को जो है ना आर्मी रखनी पड़ती है, पुलिस रखनी पड़ती है, चोरों को। क्यों? क्योंकि सबके सब बेहोश है, दिमाग से काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि इनके दिमाग का इलाज करने के लिए तो वो है। लेकिन अगर किसी को ट्रांसफॉर्म करना है, परिवर्तित करना है, तो उसका तो एक ही तरीका है, वो यही है कि उसकी आत्मा को जगाया जाए। तुम्हारा कन्फ्यूजन जो है ना वो केवल और केवल आत्मा के और माइंड के बीच का कन्फ्यूजन है, क्योंकि तुम कभी माइंड के वशीभूत होते हो, कभी तुम्हारी आत्मा चमक जाती है। जब तुम आत्मा चमक जाती है तो तुम्हारे गुण सहज हो जाते हैं, सारी प्रक्रिया तुम्हें सहज लगने लगती है। लेकिन तुम उस चीज़ पर टिक नहीं पाते हो, क्योंकि संसार में इस तरह की परेशानी आती है कि तुम उससे नीचे गिरते हो। नीचे गिरते ही दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, और दिमाग जो है ना वो फिर दिमाग से टकरार तो होनी है, क्योंकि उसका अलग है, तुम्हारा अलग है। अब दिमाग ठीक नहीं कर सकते। दिमाग तो केवल और केवल ठीक करने का तरीका वही है, डिक्टेटरशिप। इसीलिए तो लोग बाग जो है ना अपने से, अधिकारी से, पुलिस से या किसी बहुत बड़े गुंडे से डरते हैं, क्योंकि दिमाग डरता है। आत्मा नहीं डरती। आत्मा तो गुंडे को भी प्रेम करेगी, आपको भी प्रेम करेगी। सांसारिक जीवन में इस तरह का विवेक लेके चीजें करना संभव है 24 घंटे? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि ये जो आंसर, ये जो बात हो रही थी, ये सांसारिक जीवन, जैसे आप या कोई भी इंसान जो विवेक में कुछ घंटे जाता है, तो मुझे लगता है कि मैं महसूस करता हूँ, ऐसा लगता नहीं है कि अगर वो सांसारिक ना रहे तो ज़्यादा सहज होगा, क्योंकि उसको वे परिस्थितियाँ सहज बनाती है जो उसके साथ घटित हो रही है, जो उसे फेस करनी पड़ती है डेली। हाँ, अगर वो सांसारिक नहीं रहेगा तो वे बहुत सारी परिस्थितियां उससे हट जाएंगी, और वो ज़्यादा समय जब विवेकशील रहेगा तो उन परिस्थितियों को भी आंखों से देख पाएगा जो उसे परेशान कर सकती थी। तो सांसारिक जीवन में इस तरह की चीज़ों के साथ सामंजस्य किस तरह से? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब अगर मैं कहूँ कि
इस सवाल का जो जवाब है ना, वो मेरी लाइफ में भी उतना ही बड़ा है जितना कि शायद तेरी लाइफ में होगा। मैंने इस अमृत का स्वाद इतनी गहरे तक चखा है, लेकिन संसार भी मेरे से बाहर नहीं निकल पाया। और जितना मेरे अंदर संसार है, मैं उतना ही तो करप्ट हूँ, उतना ही गलत हूँ या सही हूँ, और उतना ही छोटा या बड़ा हूँ। संपूर्ण रूप से मेरे अंदर से नहीं निकला, लेकिन मेरी यात्रा भी यही है। मैं भी यही चाहता हूँ कि निकल जाए। मुझे पता है कि जब तक ये नहीं निकलेगा, तब तक एक हिस्से में, एक कोने में बहुत गहरे दर्द रहेंगे। ये नहीं निकलेगा तो दर्द नहीं दूर हो सकते, दर्द दूर नहीं हो सकते। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं 24 घंटे नहीं भी रहता तो भी मुझे ये होश तो रहता ही है कि अब तू ये काम दिमाग से कर रहा है। होश इतना तो रहता है कि ये वाली चीज़ भी तेरे को दिमाग के ब्रैकेट में से निकाल के आत्मा के ब्रैकेट में डालनी है। तो अपने सवाल और अपनी गलत चीज़ें, या गलत भी नहीं कहूँगा, दिमाग की चीज़ें, क्योंकि दिमाग की चीज़ें तो गलत ही होती है। गलत और सही का डोमेन तो केवल दिमाग का ही है, वो आत्मा का नहीं है। तो मुझे पता है कि वो वहाँ से निकाल के यहाँ पे लेके जानी है। तो अपने को ये पता है कि कितना कसर रह रही है, क्या कसर रह रही है। तो ये तो समय अपने को पीड़ित करने से कैसे बचे? उसके प्रैक्टिकल तरीके तो कितने ही हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कोई बुक पढ़ने लगता हूँ, तो बुक पढ़ते हुए ध्यान एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एकत्र हो जाता है। तो आप फिर उसको, उसमें आप अपने आप पे फोकस हो जाते हो। पता है, माइंड ना वॉन्डरिंग करता है, अलग अलग विचार आपके सामने थ्रो करेगा। उससे, विचारों से परेशान होते हैं आप, लैंग्वेज में परेशान होते हो आप, ऐसे परेशान नहीं होते। तो आप अगर माइंड एकत्र कर लो, प्राणायाम कर लो, या खेल लो, या म्यूजिक सुन लो, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या वर्क करता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाती है चीज़ें। जैसे आपको क्या होता है कि विवेक से जब आप जाते हो और कुछ देर बाद विवेक में जब आते हो, तो आपको वो यात्रा दिखाई देती है, और उसमें स्वयं को पीड़ा होती है कि स्वयं को देख रहे हो आप, और वो पीड़ा होती है कि यहाँ पे तुम विवेक में नहीं थे। तो वहाँ पे उस मेरे को एक बात फाइनल समझ में आई। धीरज, देखो मैं आपको बताऊं, आपकी समस्या या मेरी भी समस्या एक ही है कि हम जो है ना, दो टेरिटरी में विचरण कर रहे हैं, माइंड की टेरिटरी में और आत्मा की टेरिटरी में। ये संघर्ष आपका अपना है, बाहर ये केवल रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी आदमी तुम्हारे जीवन में जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो, तो आप देखना कि जब आप आत्मा में या करुणावश बैठे हुए हो, जब आप ज्ञान में ही हो या ईश्वर का रूप हो, वो आपको परेशान नहीं करते। लेकिन जब आप विवेक से हटके दिमाग पे आ जाते हो, तो वही परेशान करने लगती है। इसका मतलब ये डोमेन दूसरे का है ही नहीं, दूसरा आपको परेशान कर ही नहीं रहा, आप खुद ही खुद को परेशान कर रहे हो। तो ये आपको अपने पे काम करने की जरूरत है, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। जैसे 24 घंटे अगर विवेक में रहे व्यक्ति, क्या अपनी पर्सनल फैमिली से न्याय कर पाएगा? 100% तभी कर पाएगा, तभी कर पाएगा, वरना कर ही नहीं सकते। अभी क्या हो रहा है, तुम देखो, अभी क्या हो रहा है कि या तो तुम किसी पे अधिकार जमाते हो, या फिर किसी के नीचे सरेंडर करते हो। काम तो कर रहे हो, लेकिन या तो आप प्रेशर फील कर रहे हो या प्रेशर फील करा रहे हो। लेकिन आउटस्टैंडिंगनेस तुम्हारी तभी शो होगी इस संसार में रह के। संभव है, 100% संभव है। हम नहीं पहुंच पा रहे, यही तो हमारी स्ट्रगल है। तो ये यात्रा 100% संभव कहाँ तक है, मतलब कितना हिस्सा इसका पार किया है किसने? जैसे जब तक संसार अंदर से नहीं जाता और ऐसी दुविधा में इंसान रहता है, दो डोमेन में वो जीवन जी रहा है, तो ये यात्रा कहाँ तक की उसने की है अभी तक? आधी की है, 1/4 की है? ये एक ऐसी यात्रा है जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। इसको मैं ये नहीं बता सकता कि इतना वक्त लगाने के बाद में इतना हो जाता है। ये तो एक सेकंड में भी हो जाती है, और ये 100 साल तक, 100 जन्मों तक भी नहीं होती। नहीं, इसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। जो उसकी उस समय की पोजीशन है, वो उस समय की जो पोजीशन है वो पार करने वाली नहीं है। उस समय की जो उसकी पोजीशन है, वो उसकी यात्रा का कितना हिस्सा उसने पार किया है, अगर ऐसी स्थिति में कोई जी रहा है?
अच्छा, उसको इतना होश तो आ ही चुका है कि उसको ये तो समझ में आ गया कि मेरे बियॉन्ड भी कुछ है, मेरे दिमाग के बियॉन्ड भी कुछ ऐसी, क्योंकि उसने फील कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया ना। वो शायद दूसरे को ना समझा पाए कि मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन उसको दिखता है ना, उसको एक पर्सनल एक्सपीरियंस में है ना, तेरे को पता है ना कि ऐसी स्थिति भी है मेरे मन की या मेरे चित्त की या मेरी मेरी खुद की स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे मैं बहुत शांत रहता हूँ, मुझे कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती, पता है ना तुम्हें, यू नो इट ना। तो बहुत से 90% या मैं 95% कहूँ, क्वांटिफिकेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं मतलब ये ज़्यादातर लोगों को ये होश ही नहीं, ये पता ही नहीं रहता कि ऐसी भी कोई स्थिति हो सकती है कि जहाँ पर ये सारी की चीज़ गायब हो सकती है। मेरे को खुद को होश नहीं था, मेरे को ये पता था कि जैसे घर वालों ने बता दिया, समझा दिया, पढ़ लो, लिख लो, नौकरी लग जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ये बोलना नहीं, बैठ जाओ, आजा आजा, बैठ जा, तो कोई ज़रूरी बात तो नहीं है। तो ये हमें भी नहीं पता था। कम से कम तुम्हें ये तो आइडिया हो गया ना कि एक स्थिति ऐसी भी है कि जहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है, सारी बैलेंस हो जाती है, और आपको कोई प्रभावित नहीं करता, ना दुख छूता, ना परेशानी छूती, और आप बहुत सहज होके वो काम कर रहे हैं कि जो आपको पता है कि करने चाहिए। आप जैसे आदमी को करते हो ना, कोई फर्ज में कमी तो नहीं आई ना, कर्तव्य में कमी तो नहीं आई ना, और तुम सहज भी हो, है ना। तुम्हें परेशानी का कारण यही है कि जब तुम वहाँ से हटके, जब तुम्हें वो करना भी पड़ता है और तुम्हें लगता है कि तुम मजबूरी में कर रहे हो और दूसरा समझ नहीं रहा है, जहाँ पर अच्छा बुरा, गलत सही, मैं क्यों, मैं तो इतना कर रहा हूँ, दूसरे को क्यों नहीं समझ में आती, ये सारे सवाल माइंड के हैं, ये उसके हैं ही नहीं जो विवेकशील आदमी है, जो ज्ञानी है, जो ईश्वर का रूप बन के बैठा हुआ है। तो तुम्हें पता है ना कि कितना स्वाद है उस चीज़ में, तो तुम उस चीज़ के लिए स्ट्राइव करना शुरू कर देते हो, उसके लिए, उसको पाने की तुम्हारे अंदर चाह हो जाती है। वो लड़ाई है तुम्हारी, दुविधा वहाँ है तुम्हारी, आदमी दुविधा नहीं है तुम्हारी, कोई परेशान नहीं कर रहा तुम्हें, तुम्हारा मन तुम्हें वहाँ पर, तुम टिक नहीं पा रहे हो, तो बार बार पहुँच जाते हो, फिर छूट जाती है, वो तुम्हारी परेशानी का विषय है। और कन्फ्यूजन भी ये कि यार सांसारिक जीवन में रह के वो प्राप्त की जा सकती है क्या, वो कन्फ्यूजन भी इसीलिए है क्योंकि तुम्हें एक बार ये विश्वास हो जाए, ये भी दिमाग का काम है कि यार ये चीज़ अचीवेबल है क्या, और हाँ अचीवेबल है, तो अचीवेबल है तो तुम अपने प्रयास करना चाहते हो, तो अच्छी बात है, प्रयास करो। कई बार प्रयास भी सफल हो जाते हैं, वैसे भी मिल जाता है, ईश्वर की माया है, कुछ नहीं पता किसको कहाँ क्या देता है।